गरीब ससुराल वालों ने पहली बार खाया एसी में खाना। एक टूटी फूटी किराए की झोपड़ी में सरिता और सुरेश अपने 4 बच्चों के साथ गर्मी में चूल्हे के पास बैठे लौकी की सब्जी और सूखी रोटी खा रहे हैं। अरे माँ, इतनी गर्मी में हम लोग कैसे खाना खाएंगे? हर गर्मी में हम इतना परेशान हो जाते हैं। कभी हमारे घर में पंखा होगा कि नहीं? हाँ बेटा, जितनी भी कमाई होती है वो राशन और तुम लोगों की पढ़ाई में लग जाती है। अब मैं भी क्या करूं? बेटा, हमने अपनी गरीबी से सीखा है कि हम पेट काट कर काम चला लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हाँ बेटा, अभी मैं तुम लोगों को पढ़ाने पर ध्यान देना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि एक दिन जब हमारा विनोद पढ़ लिख जाएगा तब हम सबकी किस्मत बदल देगा। क्यों विनोद? हाँ पापा, आप चिंता मत करो, मैं पढ़ लिख कर ना हम सबकी जिंदगी बदल दूंगा। और एक पंखा क्या पापा, हमारे घर में 10-10 एसी लगेंगे। सच्ची भैया? हाँ भैया, बताओ ना, क्या फिर हम अमीर लोगों जैसे एसी में बैठकर खाना खाएंगे? हाँ मेरी बहनों, देखना एक दिन मैं हम सबकी किस्मत बदल दूंगा। अच्छा, चलो अब खाना खा लो सब, मैं पंखा झल रही हूँ। सरिता के कहने पर पूरा परिवार खाना खाता है और गर्मी में ही सो जाता है। आधी रात का समय है। झोपड़ी की कच्ची दीवारों से गर्म हवा छन कर आ रही है। जमीन पर फटी हुई दरी पर पूरा परिवार एक साथ लेटा है। उफ माँ, कितने मच्छर काट रहे हैं। देखो मेरा पूरा पैर लाल कर दिया इन राक्षसों ने। माँ पंखा कर दो ना प्लीज, बहुत गर्मी लग रही है। माँ, मेरी पीठ भी पसीने से गीली हो गई है, नींद भी नहीं आ रही। बस मेरी लाडो, थोड़ा सा सब्र कर, मैं हवा कर रही हूँ ना, सो जाओ अब। पूरा परिवार जैसे तैसे रात गुजारता है। अगली सुबह झोपड़ी में हलचल शुरू हो जाती है। विनोद स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। साथ ही उसकी तीनों छोटी बहनें भी अपनी फटी पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हैं। क्या हुआ निशा, प्रिया, माधवी, तुम तीनों रेडी हुई या नहीं? भैया, हम तीनों तैयार हैं। जल्दी स्कूल चलो, वरना मास्टर आज भी क्लास से बाहर खड़ा रखेंगे। अरे पगली, ऐसे कैसे खड़ा रखेंगे? चलो तुम लोग जल्दी। विनोद अपनी तीनों बहनों निशा, प्रिया और माधवी का हाथ पकड़कर उन्हें स्कूल छोड़कर खुद अपने स्कूल की तरफ दौड़ लगाता है। लौटते समय वो तीनों को अपने साथ वापस लाता है। घर आकर सूखी रोटी खाकर तुरंत अपनी किताबें फैलाकर बैठ जाता है। बस 1 घंटा और ये चैप्टर खत्म कर लूं, फिर ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकलना है। विनोद जल्दी जल्दी अपना चैप्टर खत्म करता है और 1 घंटे के बाद अपना थैला उठाता है। माँ, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, अभी तो आया था, अब कहाँ जा रहा है? थोड़ी देर सुस्ता तो लेता। अरे नहीं माँ, इम्तिहान आने वाले हैं, लेट नहीं हो सकता, और फिर घर पर समय से वापस भी तो आना है। अब मैं जा रहा हूँ, बाय। विनोद कड़ी धूप में एक घर से दूसरे घर और दूसरे घर से तीसरे घर जाकर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। पसीने से लथपथ होकर जब वो शाम को 6 बजे वापस लौटता है तो उसके अपने घर के बाहर भी कुछ बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। विनोद बेटा आ गया, देखिए बच्चे कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं ट्यूशन के लिए। हाँ माँ, बस 2 मिनट दो, हाथ मुंह धोकर इन्हें भी पढ़ा देता हूँ। विनोद को घर के बाहर बैठे बच्चों के झुंड को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते रात के 8 बज जाते हैं। ट्यूशन के बच्चे चले जाते हैं। विनोद थककर दीवार के सहारे बैठ जाता है। सरिता पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरती है और उसे थाली में खाना परोसती है। बेटा, सुबह से रात हो गई तुझे भागते भागते, तू थक जाता होगा ना विनोद। इस उम्र में इतना बोझ ढो रहा है मेरा बच्चा। अरे माँ, अगर अभी मेहनत नहीं करूँगा तो फिर आगे पढ़ूंगा कैसे? तुम इतना मत सोचो। विनोद खाना खाने लगता है और खाना खत्म होते ही उसकी तीनों बहनें अपनी किताबें लेकर उसके पास आ जाती हैं। भैया, हमारा होमवर्क करा दो ना, स्कूल में टीचर डांटेगी वरना। अच्छा, अपनी किताबें निकालो, देखते हैं आज स्कूल में क्या सीखा तुम लोगों ने। भैया, ये मैथ का सवाल समझ नहीं आ रहा, बता दो ना। ला इधर दिखा, देख इसे ऐसे करेंगे। रात के 10 बज रहे हैं। विनोद अपनी बहनों का होमवर्क पूरा कराकर लालटेन जलाकर खुद अपनी पढ़ाई करने बैठ जाता है। रात के 1 बजे सुरेश और सरिता की आंख खुलती है। वो देखते हैं कि विनोद अब भी किताबों में डूबा हुआ है। बेटा, अब सो जा, रात काफी हो गई है, जल्दी सो जा। सुबह फिर वही 5 बजे उठना है तुझे। इतनी मेहनत करेगा तो बीमार पड़ जाएगा बेटा। ठीक है पापा, आप सो जाओ। विनोद इसी तरह दिन रात संघर्ष कर रहा था। उसके बोर्ड्स के इम्तिहान थे। उसने मन लगाकर मेहनत की थी और 2 महीने के बाद जब उसके इम्तिहान का परिणाम आया, सुरेश खेतों में काम कर रहा था। अरे सुरेश, क्या हो गया? तेरे लल्ले का रिजल्ट आया कि नहीं आया? हाँ भाई, रिजल्ट आ गया है। अरे हाँ, तो क्या हुआ, परिणाम तो आ गया ना आज। पास तो हो गया ना तेरा लल्ला। अरे भाई, पास नहीं हुआ, मेरे लड़के ने पूरे शहर में टॉप किया है। जिले का टॉपर बना है मेरा विनोद। क्या? शहर का टॉपर?
तेरा लड़का? सच में? अरे भाई ये तो कमाल हो गया, झोपड़ी में रहकर शहर टॉप कर दिया। सुरेश और हरिया की बातें चल ही रही थीं कि तभी अचानक विनोद वहां आता है। अरे पापा, चलो मेरे साथ, देखो घर पर मीडिया वाले आए हैं, चलो। क्या मीडिया? मतलब तेरा नाम टीवी पर आएगा? चल चल मेरे लाल, जल्दी चल। विनोद सुरेश के साथ अपनी झोपड़ी के पास आता है। तभी कैमरा लेकर मीडिया वाले विनोद की तरफ दौड़ते हैं। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ तो दर्शकों, आज हम खड़े हैं एक ऐसी बस्ती में जहां सुविधाओं के नाम पर सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी है, लेकिन इसी झोपड़ी से निकला है जिले का टॉपर विनोद। एक गरीब किसान का बेटा पूरे जिले में अव्वल आया है। रिपोर्टर विनोद के पास जाता है। तो विनोद, आपने पूरे जिले में टॉप किया है। आपके घर में तो बिजली का पंखा तक नहीं है। इतनी गर्मी में आपने ये मुमकिन कैसे किया? सर, मेरे पास पंखा नहीं था, पर मेरे माता पिता का आशीर्वाद और आंखों में एक सपना था। तो अब आप आगे क्या करना चाहते हो विनोद? क्या सपना है तुम्हारा? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। क्या बात है, ऐसे नौजवान ही देश का नाम रोशन करते हैं। मीडिया वाले विनोद का इंटरव्यू लेकर चले जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और सरकार उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दे देती है। विनोद भागते हुए घर आता है। पापा, पापा देखो, मुझे स्कॉलरशिप मिली है। अब मुझे सरकार बाहर पढ़ने के लिए भेजेगी। मैं शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूंगा। पापा, क्या बाहर पढ़ने जाएगा? बेटा तू बाहर अकेले कैसे रहेगा? वहाँ तेरा ख्याल कौन रखेगा? अरे विनोद की माँ, तू समझती क्यों नहीं? बच्चा बाहर नहीं जाएगा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? विनोद दिल्ली जाने की तैयारी करता है। सरिता रोते रोते विनोद के कपड़े और खाने का डिब्बा तैयार करके पैक कर देती है। समय गुजरता है। एक तरफ विनोद शहर में कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरेश और सरिता का संघर्ष पहले से भी ज्यादा हो जाता है। एक दिन सरिता अपनी तीनों बेटियों निशा, प्रिया और माधवी को लेकर स्कूल जा रही है कि तभी रास्ते में, अरे सरिता, कहाँ चली अपनी तीनों फौज को लेकर? और तेरा वो लल्ला विनोद, वो कहाँ है? अरे राजेश्वरी बहन, मेरा विनोद तो बाहर शहर गया है पढ़ने। सरकार ने उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया है। अच्छा, स्कॉलरशिप? मतलब अब तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे सरिता, बड़ा आदमी बनेगा तुम्हारा लड़का। हाँ बहन, मेरा विनोद ही हमारा भाग्य बदलेगा, देखना तुम। वहीं दूसरी तरफ सुरेश खेत में कड़ी धूप में पसीना बहा रहा है। उसके साथ गांव के कुछ और पुरुष भी काम कर रहे हैं। अरे सुरेश, अब इस उम्र में इतनी हड्डियां काहे तोड़ रहा है भाई? विनोद तो शहर में ऐश कर रहा होगा, तू यहाँ मर रहा है। अरे नहीं शंभू भाई, वो ऐश नहीं, पढ़ाई कर रहा है। सरकार उसे पैसे दे रही है पढ़ाई करने के। अच्छा, हमने बहुत देखे हैं ऐसे जो बड़े बड़े सपने लेकर जाते हैं और खाली हाथ लौटते हैं। चल चल काम कर, आया बड़ा इंजीनियर का बाप। सुरेश चुपचाप काम करने लगता है। शाम को सुरेश थके हारे घर लौटता है और खाना खाते समय, सरिता, गांव वाले पीठ पीछे बहुत बातें करते हैं, कहते हैं फिजूल का सपना देख रहे हैं। कभी कभी डर लगता है कि कहीं हम सच में गलत तो नहीं। सुरेश जी, आप इन लोगों की बातों का बुरा मत मानिए। मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, लेकिन कहने वाले का मुंह नहीं। बात तो तुम्हारी सही है, पर आप देखना, जिस दिन हमारा बच्चा सफल होकर लौटेगा, इन सब के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। आखिर उगते सूरज को ही तो सभी प्रणाम करते हैं। एक तरफ सुरेश और सरिता लोगों के तानों और गरीबी की मार सह रहे हैं, तो दूसरी तरफ विनोद अपनी पुरानी घिसी हुई मेज पर बैठकर लैंप की रोशनी में पढ़ाई कर रहा है। हे विनोद, चलना भाई, आज कॉलेज के पास के कैफे में बड़ी जबरदस्त पार्टी है। सब जा रहे हैं भाई, आज तो मस्ती करेंगे। हाँ यार, किताबें तो यही रहेंगी, हमेशा पढ़ता ही रहता है, पता नहीं क्या करेगा इतना पढ़ के। चलना, थोड़ी देर बाहर की हवा खाते हैं। नहीं दोस्तों, तुम लोग जाओ, मुझे अभी ये प्रोजेक्ट खत्म करना है। अरे चल, बड़ा आया पढ़ाकू, तुझे क्या लगता है एक दिन नहीं जाएगा तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी? हब्बे किताबी कीड़ा कहीं का। शायद तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक पार्टी हो दोस्त, पर मेरे लिए ये वक्त बहुत कीमती है। मैं यहाँ मजे करने नहीं आया हूँ, मुझे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। हाँ भाई राहुल, चल भाई, इसे यहीं सड़ने दे किताबों के साथ। दोस्त हंसते हुए चले जाते हैं। विनोद उठकर खड़ा होता है और लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाता है। तभी एक सुंदर सी लड़की वहाँ आती है। एक्सक्यूज मी, क्या तुम ही वो विनोद हो जिसने पिछले सेमेस्टर में पूरे कॉलेज में टॉप किया है? जी हाँ, मेरा ही नाम विनोद है। हाय, मैं प्रियांशी हूँ। मैंने सुना है तुम बहुत टैलेंटेड हो, पर काफी शांत रहते हो। क्या तुम मुझे इस प्रोजेक्ट के नोट्स बनाने में मदद कर सकते हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं। उस दिन विनोद और प्रियांशी की दोस्ती होती है।
दोनों साथ में प्रोजेक्ट्स और इंजीनियरिंग पूरी करते हैं। समय गुजरता है और 7 साल के बाद विनोद इंजीनियरिंग में टॉप करता है। उसे एक MNC कंपनी में प्लेसमेंट मिलता है। वो ट्रेन पकड़कर तुरंत अपने शहर जाता है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। विनोद उतरकर पास की मिठाई की दुकान पर जाता है। सिर्फ 80 रुपए? कोई बात नहीं, माँ को चमचम बहुत पसंद है। 5 रुपए का एक पीस आता है तो कम से कम 4-5 पीस तो ले ही सकता हूँ। विनोद चमचम के कुछ पीस कागज के दोने में पैक करवाकर अपनी पुरानी झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ाता है। घर पहुंचते ही चिल्लाता है, माँ, बाबा, देखो मैं आ गया। आपका विनोद इंजीनियर बन गया। मेरा बच्चा, मेरा विनोद आ गया। सच में बेटा, तू बड़ा अफसर बन गया। हाँ माँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी नौकरी भी लग गई है। पता है मेरी तनख्वाह कितनी है? पूरे 20,000 रुपए महीना। क्या 20,000 रुपए? अरे बेटा, इतना पैसा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ नहीं देखा। पर तेरी ये नौकरी लगी कहाँ है विनोद? बाबा, वो नौकरी बैंगलोर में लगी है। क्या बैंगलोर? अभी तो तू 7 साल बाद घर आया है, फिर से इतनी दूर चला जाएगा। इतनी दूर जाकर नौकरी करेगा तो हमारा क्या होगा? अरे पगली, घबराती क्यों है? तुझे अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है क्या? हाँ, चल तू अपने बच्चों को कुछ खिला, मैं अभी आता हूँ। विनोद की सफलता की खबर मिलते ही सुरेश के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो अपनी पुरानी धोती झाड़ते हुए सीधे गांव के रसूखदार साहूकार हरीश चंद्र के पास पहुंचता है। मालिक, ओ मालिक, याद है ना, मैंने कहा था ना मेरा लड़का एक दिन इंजीनियर बनेगा। देखो मालिक, बड़े शहर की कंपनी में साहब बन गया है मेरा बेटा। अच्छा, इंजीनियर बन गया है? अरे मालिक, आज मुझे 500 रुपए उधार दे दो। विनोद की जीत की खुशी में पूरे गांव का मुंह मीठा कराना चाहता हूँ। गरीब अब मिठाई बांटेगा। चल ले ले 500 रुपए, पर ध्यान रखना अगले महीने ब्याज सहित वापस दूंगा। हाँ हाँ मालिक, मेरा लड़का पहली तनख्वाह कमा के लाएगा, उसमें से सबसे पहले आपका ही ब्याज चुकाऊंगा। सुरेश पैसे लेकर सीधे हलवाई की दुकान पर पहुंचता है। अरे भैया, जरा 500 की मिठाई दे देना। है? अरे भैया, इतनी सारी मिठाई? घर में कोई बड़ी दावत है का? अरे भाई, दावती समझो, तू भी मिठाई खा। हमारा लड़का इंजीनियर बन गया है। आज पूरे गांव को पता चलना चाहिए कि एक किसान का बेटा भी बड़ा साहब बन सकता है। अरे वाह भैया, आपने तो सच में बहुत मेहनत करी है अपने बच्चे के साथ। सुरेश ने पूरे गांव में मिठाई बांटी और फिर घर आकर विनोद के बैग को पैक करने में मदद करता है। सरिता रोते हुए उसके लिए अचार और घर की रोटियां रख रही है। विनोद भारी मन से ट्रेन में बैठकर बैंगलोर पहुंचता है और बैंगलोर का एक बड़ा और आलीशान ऑफिस, जिसमें विनोद अपनी फॉर्मल शर्ट पहने घबराया हुआ अंदर दाखिल होता है कि तभी आखिर तुम आ ही गए मिस्टर विनोद। अरे प्रियांशी, तुम यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार कि तुम मेरी कलीग हो। सिर्फ कलीग नहीं विनोद, खैर तुमने बैंगलोर में पोस्टिंग ली, ये अच्छा किया। अगर कहीं और जाता तो तुमसे भी दूर हो जाता। माँ बाप से तो दूर हूँ ही यार, कम से कम यहाँ तुम तो पास रहोगी। मैंने कहा था ना, मैं उसी दिन तक तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक तुम सफल नहीं हो जाते। और देखो, मैं हूँ, और वैसे मेरे पापा इस कंपनी के ऑनर हैं। क्या ये कंपनी तुम्हारी है? यस सर, चलें अब काम पर। प्रियांशी उस कंपनी के चेयरमैन रविंद्रनाथ की बेटी थी। विनोद की ज्वाइनिंग के बाद रविंद्रनाथ एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहे थे। बेटी, मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, कंपनी का पूरा ध्यान रखना। हाँ हाँ पापा, आप चिंता मत करो, मैं और मेरी टीम सब संभाल लेंगे। रविंद्रनाथ चले जाते हैं। उसके बाद प्रियांशी और विनोद साथ बैठकर देर रात तक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यस विनोद, देखो क्लाइंट्स को हमारा प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया। उन्होंने 2 करोड़ की डील फाइनल कर दी है। मैं अभी पापा को बताती हूँ। प्रियांशी अपने पापा को फोन लगाती है। पापा, एक गुड न्यूज है, हमने 2 करोड़ की डील जीत ली है और इसमें सबसे बड़ा हाथ विनोद का है। उसके आइडिया बहुत काम आए। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ऐसे टैलेंटेड लड़के बहुत मुश्किल से मिलते बेटा। हाँ, उसका पूरा ध्यान रखना, वो हमारी कंपनी का हीरा है। अरे पापा, इसका ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। 2 करोड़ की डील फाइनल होने के बाद आज प्रियांशी और विनोद ने डिनर डेट पर जाने का प्लान बनाया। विनोद, आज हमने बहुत बड़ा काम किया है, चलो आज बाहर डिनर पर चलते हैं। ओके ठीक है, चलते हैं। बैंगलोर के एक रेस्टोरेंट के बाहर प्रियांशी और विनोद एक दूसरे का हाथ थामे टहल रहे हैं। दूसरी तरफ मैनेजर विकास झाड़ियों के पीछे छिपकर अपने फोन से उनकी फोटो और वीडियो बना रहा है।
वाह, बॉस की बेटी का इस मामूली एम्प्लॉय के साथ चक्कर। अब आएगा मजा, आने दो बॉस को। अगले दिन ऑफिस में विकास अपनी खुन्नस निकालने के लिए विनोद को परेशान करना शुरू कर देता है। वो जानबूझकर विनोद के पास से निकलते हुए जरूरी फाइलों का ढेर नीचे गिरा देता है। ओए, क्या देख रहा है? ये फाइलें उठा और ठीक से लगा। और सुन, मेरे लिए कड़क कॉफी बना कर ला जल्दी। सर, मैं यहाँ पर इंजीनियर हूँ, आपका प्यून चपरासी नहीं, और फाइलें आपने गिराई हैं। ज्यादा जुबान मत लड़ा, जो कहा है वो कर, वरना आज ही तेरी छुट्टी करवा दूंगा। विकास की आवाज सुनकर प्रियांशी अपने कैबिन से बाहर आती है और ये सब देख लेती है। विकास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विनोद से इस तरह बात करने की? क्या ये एक इंजीनियर का काम है? अपनी हद में रहो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो अब ये मेरे ऊपर चिल्ला रही है उस लड़के के लिए? रुक जाओ, मालिक के आने का इंतजार है बस, फिर तुम्हारी आशिकी का भूत उतारता हूँ। चेयरमैन रविंद्रनाथ 3 दिन के बाद आने वाले थे, लेकिन विकास की भेजी हुई तस्वीरें देखकर वो अचानक से ऑफिस पहुंच जाते हैं। उधर कैबिन में प्रियांशी और विनोद एक ही कॉफी कप में 2 स्ट्रॉ लगाकर चीयर्स कर रहे हैं। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुलता है। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? हाँ, पापा, आप तो 3 दिन बाद आने वाले थे। अगर 3 दिन के बाद आता तो क्या पता तुम यहाँ पर क्या गुल खिला रही होती। क्या मैं तुम्हें यहाँ आशिकी करने के लिए छोड़ गया था? मैंने ऑफिस का ध्यान रखने को कहा था, और तुम इस मामूली लड़के के साथ। पापा, आप गलत समझ रहे हैं। विनोद बहुत टैलेंटेड है, इसकी वजह से हमें डील मिली है। गलत मैं नहीं, तुम हो। मैनेजर ने मुझे सब बताया है। उसने तुम्हारी ये नीच हरकतों की तस्वीरें भेजी है मुझे। ये देखो। रविंद्रनाथ फोन पटकते हुए तस्वीरें दिखाते हैं। हाँ, मुझे पता था ये इस मैनेजर की ही ये घटिया चाल होगी, लेकिन पापा, विनोद बहुत अच्छा है और काबिल भी। काबिलियत जाए भाड़ में। तुझे पता भी है ये कौन जात का है? इसका स्टेटस क्या है? ये हमारे घर के नौकरों के बराबर भी नहीं है। मैं तेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से फिक्स करके आया हूँ। ओके? नहीं पापा, मैं सिर्फ और सिर्फ विनोद से ही शादी करूंगी। रविंद्रनाथ गुस्से में प्रियांशी और विनोद के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। निकल जाओ मेरे ऑफिस से और मेरे घर से भी। प्रियांशी, आज से तू मेरी बेटी नहीं है। मैं तुझे अपनी सारी जायदाद से बेदखल करता हूँ। फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। प्रियांशी और विनोद ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। प्रियांशी के आंसू नहीं थम रहे और विनोद खुद को गुनहगार महसूस कर रहा है। हे प्रियांशी, मुझे माफ कर दो यार। मेरी वजह से आज तुम्हारा परिवार, तुम्हारी दौलत सब छिन गया। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी यार। पागल हो गया। वो परिवार नहीं था जहाँ सिर्फ पैसे की अहमियत हो और प्यार की नहीं। लेकिन अब ये बताओ, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम अपने शहर, अपने घर चलेंगे। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? जहाँ तुम वहाँ मैं। विनोद प्रियांशी के साथ एक पुराने मंदिर में सादगी से शादी कर लेता है। उसकी मांग में सिंदूर भरता है और मंगलसूत्र पहनाता है। प्रियांशी, मैं तुम्हें अपने घर बिना किसी रिश्ते के नहीं ले जा सकता। अब तुम मेरी पत्नी हो। अब हम माँ पापा के पास चल सकते हैं। विनोद प्रियांशी को लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचता है। माँ, बाबा, देखो मैं आ गया, और देखो मैं किसे साथ लाया हूँ। सरिता और सुरेश बाहर आते हैं। सामने हाथ जोड़कर प्रियांशी खड़ी है। विनोद माँ को पूरी सच्चाई बताता है। अरे, इतना त्याग कर दिया बच्चे ने। कोई बात नहीं बेटा, आज से ये मेरी बहू और बेटी है। निशा, प्रिया, माधवी, जल्दी से चावल का लोटा और आरती की थाली लाओ। हमारी बहू का गृह प्रवेश होगा। प्रियांशी का गृह प्रवेश होता है। वो कलश गिराकर अंदर आती है। अरे, यहाँ तो बस छत का पंखा लगा है। हाँ प्रियांशी, जब मेरी पहली महीने की सैलरी आई थी तो मैंने सबसे पहले घर में ये बिजली की फिटिंग करवाई और ये पंखा लगवाया। विनोद घर की कच्ची दीवारों पर पुताई करवा रहा है और एक इलेक्ट्रिशियन पंखा फिट कर रहा है। पूरे घर में बिजली की नई फिटिंग हो गई है। माँ, बाबा, देखो, अब आपको रात भर हाथ से पंखा नहीं झलना पड़ेगा। आज इस घर में बिजली का पंखा लग गया है। भैया, सच में पंखा लग गया? अब तो हमें गर्मी नहीं लगेगी। अभी तो सिर्फ पंखा लगा है मेरी बहनों, देखना एक दिन इसी घर में एसी भी जरूर लगेगा। ये भाई का वादा है। लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी खुशियों को नजर लग गई। तुम्हें विदेश का ऑफर मिला था, मैंने नहीं जाने दिया, और अब नौकरी भी चली गई। अब हम गुजारा कैसे करेंगे? प्रियांशी, तुम चिंता मत करो। माना कि अभी वक्त बुरा है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक विदेशी कंपनी में बात की है और आज मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू है। विनोद का टैलेंट काम आता है और उसका विदेशी कंपनी में इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। उसे 6 महीने के लिए प्रोजेक्ट पर विदेश जाना होगा। प्रियांशी, मुझे जाना होगा। कंपनी ने सब फिक्स कर दिया है। तुम अपना और परिवार का ध्यान रखना। मैं हर महीने की आखिरी तारीख को तुम्हें पैसे भेजूंगा। हाँ विनोद, आप चिंता मत कीजिए, मैं सबको संभाल लूंगी। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखना। विनोद के जाने के बाद प्रियांशी देखती है कि एक दिन सरिता पुरानी मशीन पर ननदों के लिए कुर्ती सी रही है।
प्रियांशी पास आकर कपड़ों की फिनिशिंग देखती है। मम्मी जी, ये कुर्ती तो आपने बहुत सुंदर सिली है। ये डिजाइन तो बड़े बड़े शोरूम में भी नहीं मिलते। क्या आपने ये सब खुद बनाया है? हाँ बेटा, तेरी नंदों के सारे कपड़े मैं ही बनाती हूँ। अपनी पुरानी साड़ियों से भी सूट बना लेती हूँ। मम्मी जी, अगर आप ऐसी कुर्तियाँ बना सकती हैं तो हम अपना खुद का कुर्ती ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। ब्रांड? ऑनलाइन? बेटी, ये सब कैसे होगा? आप बस सिलाई कीजिए मम्मी जी, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। हम घर बैठे बिजनेस करेंगे। विनोद के विदेश जाने के बाद प्रियांशी तुरंत अपने लैपटॉप से सरिता कुर्ती नाम की एक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल बनाती है। अपनी ननदों को ही मॉडल बनाकर उनकी फोटो शूट करती है। देखते ही देखते ऑनलाइन ऑर्डर्स की लाइन लग जाती है। 1 महीने के बाद 2 दिन की छुट्टी लेकर विनोद गांव आता है। वो घर में मशीनें और कपड़ों का ढेर देखकर हैरान हो जाता है। प्रियांशी, तुम तो वाकई में कमाल हो यार। तुमने तो घर को ही कंपनी बना दिया। हाँ, अब हमारी खुद की एक ब्रांड है मम्मी जी के नाम से। अब की बार जब तक आप आएंगे हमारे पास पक्का घर भी होगा। सच में यू आर टू गुड। 2 दिन के बाद विनोद वापस चला जाता है, लेकिन उसके 2 दिन के बाद प्रियांशी अचानक काम करते करते बेहोश हो जाती है। सरिता घबराकर डॉक्टर को बुलाती है। बधाई हो सरिता जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। इसे 3 महीने की प्रेगनेंसी है। बस अब इनका ख्याल रखना होगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। प्रियांशी तुरंत विनोद को फोन लगाती है। विनोद विदेश में अपने ऑफिस में है। विनोद, एक खुशखबरी है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। क्या? सच में? प्रियांशी, मेरा मन कर रहा है मैं पंख लगाकर आ जाऊं, लेकिन क्या करूं यार, आ नहीं सकता। कोई बात नहीं विनोद, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूंगी। अब प्रियांशी अपनी प्रेगनेंसी और बढ़ता हुआ बिजनेस हैंडल करती है और एक दिन प्रियांशी के लैपटॉप पर एक बड़ा नोटिफिकेशन आता है। मम्मी जी सुनिए, हमें एक बहुत बड़ी कंपनी में 500 कुर्तियों का ऑर्डर मिला है। अगर हमने ये पूरा कर दिया तो हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम अपना पक्का घर बना लेंगे। क्या कहा बहू? सच में? मम्मी जी, मुझ में। एक तरफ विनोद विदेश में अपनी नौकरी में बिजी है, तो वहीं प्रियांशी ने सरिता कुर्ती ब्रांड को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। घर में अब सिलाई की कई मशीनें लग गई हैं और मोहल्ले की अन्य महिलाएं भी काम करने लगी हैं। प्रियांशी लैपटॉप पर ऑर्डर्स चेक कर रही है। विनोद, आपने हमेशा चाहा था कि इस घर की गरीबी दूर हो। देखिए, आज हम सक्षम हैं। प्रियांशी ने पैसों से एक नया घर खरीद लिया और एक दिन फोन पर, प्रियांशी मुझे बहुत दुख है यार कि मैं इस वक्त तुम्हारे पास नहीं हूँ। यहाँ से पैसे भेजने में भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल तुम अपना ख्याल रख रही हो ना? आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपना कुर्ती ब्रांड काफी बड़ा कर लिया। आप बस अपना काम पूरा करके जल्दी आइए। प्रियांशी की प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा है। भीषण गर्मी और काम के तनाव के कारण उसे काफी कॉम्प्लिकेशंस होने लगे हैं। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर प्रियांशी का बीपी चेक कर रहे हैं। देखिए, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। इस गर्मी में आपका शरीर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अगर बीपी नॉर्मल नहीं हुआ तो हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। आपको बिल्कुल ठंडे माहौल में रहना होगा। गर्मी आपके और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा है। डॉक्टर साहब, हम क्या करें? मम्मी जी, अब हमारे पास अपने बिजनेस की कमाई के पैसे हैं। हम आज घर में एसी लगवाएंगे। मेरे बच्चे की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। विनोद के सपने को प्रियांशी ने अपनी मेहनत से पूरा किया। आज घर में एसी फिट करने वाले कारीगर आए हुए हैं। सरिता और ननदें काफी खुशी से उसे देख रही हैं। जैसे ही कारीगर रिमोट दबाता है, कमरे में ठंडी हवा फैलती है। लेकिन तभी अचानक प्रियांशी का चेहरा दर्द से पीला पड़ जाता है। वो अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है। मम्मी जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा। क्या हुआ बेटा? अभी तो 7 महीना ही हुआ है। नहीं मम्मी जी, ये दर्द अलग है। शायद लेबर पेन शुरू हो गया है। डॉक्टर को बुलाइए। एक तरफ घर में एसी लग रहा था कि प्रियांशी को लेबर पेन शुरू हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। तभी सरिता घबराकर विनोद को फोन लगाती है। विनोद बेटा, कहाँ है तू? बहू को अस्पताल ले आए हैं, उसकी हालत बहुत खराब है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। हाँ, बस अभी टैक्सी लेकर अस्पताल आ रहा हूँ। विनोद पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागता है। जैसे ही वो लेबर रूम के पास पहुंचता है, अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। बधाई हो विनोद जी, समय से पहले डिलीवरी हुई है, पर माँ और बेटा दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। मम्मी पापा सुनो, मैं पापा बन गया। हाँ बेटा, हमारे सारे सपने पूरे हो गए। पूरे अस्पताल में मिठाई बांटी जाती है और 3 दिन के बाद विनोद अपनी पत्नी प्रियांशी और नन्हे बेटे को लेकर घर लौटता है। और घर में घुसते ही, अरे ये ठंडी हवा! माँ, ये तो बिल्कुल अमीरों वाले घर जैसा लग रहा है। हाँ भैया, ये सब भाभी की वजह से हुआ है।
उन्होंने अपनी मेहनत और कुर्ती के बिजनेस से हमारे घर में एसी लगवा दिए। हाँ बेटा, तूने तो सपना देखा था, पर उसे पूरा इस लक्ष्मी ने किया है। आज हमारी झोपड़ी सच में महल बन गई है। प्रियांशी, तुमने मेरा 15 साल पुराना सपना सच कर दिया। शुक्रिया यार, मुझे इतना प्यारा तोहफा देने के लिए। आज विनोद का पूरा परिवार पक्की दीवारों वाले कमरे में एसी की ठंडी हवा में एक साथ नीचे बैठकर खाना खाने के लिए तैयार है। माँ, आज खाने में क्या बना है? आज तेरी पसंद के पकवान बने हैं बेटा। आखिर आज पहली बार हम सब साथ बैठकर एसी में खाना खा रहे हैं। पूरा परिवार खाना खा रहा है। समय बीतता गया। विनोद और प्रियांशी का कुर्ती ब्रांड अब पूरे देश में मशहूर हो गया। विनोद ने अब अपनी खुद की एक शानदार एसी वाली कार भी खरीद ली है। विनोद कार का दरवाजा खोलता है और अपनी बहनों और प्रियांशी को बिठाता है। भैया, इस गाड़ी के अंदर भी इतनी ठंडी हवा? हाँ हाँ मेरी बहनों, अब तुम कहीं भी जाओगी ना, तुम्हें धूप और गर्मी परेशान नहीं करेगी। 5 साल और बीतते हैं और विनोद ने अब अपनी तीनों बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से अच्छे घरों में कर दी है। अब उसने गांव में ही एक बहुत बड़ा और आलीशान घर बनवा लिया है, जिसके हर कमरे में एसी लगा हुआ है। पापा, आपने कहा था ना कि नसीब बदलेगा। देखिए ना, आज हमारा नसीब पूरी तरह से बदल गया है। हाँ बेटा, हमारा नसीब बदल गया और अपनी बहू की बदौलत गरीब ससुराल ने पहली बार एसी में बैठकर खाना खाया। तो क्या आप भी एसी में बैठकर खाना खाना पसंद करते हो, या फिर किस किस के घर में एसी लगा हुआ है? कमेंट करके बताओ ना।